नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद यूनुस को मोदी की खरी खरी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मुलाकात हुई। शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। दोनों नेता बिम्स्टेक सम्मेलन से अलग मिले। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट बातचीत हुई। पीएम मोदी की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात को लेकर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बार फिर लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने प्रोफेसर यूनुस के भारत के साथ सकारात्मक संबंधों की इच्छा को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अपील की कि माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचा जाए। सीमा पर सख्ती से अवैध घुसपैठ को रोका जा सकता है और सीमा सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की। अब और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। लगभग 40 मिनट ये मुलाकात हुई और इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने स्थिर और शांतिपूर्ण बांग्लादेश की बात कही और बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, खासकर अकलियत पर जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर मोहम्मद यूनुस को खरी खरी सुनाई गई है। देखिए मनोज, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री थाईलैंड के दौरे पर आए। वहां बिम्स्टेक का आयोजन हो रहा था। बिम्स्टेक में बांग्लादेश के तरफ भी शामिल हुए थे। सवाल यही था कि लगातार बांग्लादेश के अंदर जब से वहां पर शेख हसीना पदस्थ हुई है, उनकी सरकार का परिवर्तन हुआ है, तब से ही तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी। सीमा पर हलचल अलग तरह की चल रही थी। तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार पहले भी नाराजगी जता चुकी थी और बार बार भारत सरकार के तरफ से बांग्लादेश सरकार को कहा जा रहा था कि वहां पर हिंदुओं के साथ, हिंदू धर्म स्थलों के साथ जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह से भारतीय के हिसाब से हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, उसको लेकर उस वहां की अस्पष्ट सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नव निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई, तो उस दौरान उन सभी मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोर शोर से उठाया गया और इस सख्त लहजे में भी कहा जा सकता है कि उनको कहा कि जो गतिविधियां हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में चल रही हैं, उनको तत्काल बंद करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटनाएं जो बांग्लादेश की स्थिति है उसके हिसाब से बेहद नाजुक मोड़ में है, तो लिहाजा इन तमाम चीजों को लेकर और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश की जो सीमा है, भारतीय सीमा से सटे हुए इलाकों में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री के तरफ से उठाया गया मुद्दा और कहा गया कि इस तरह की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। तो कहा जा सकता है कि भारत सरकार लगातार चाहती है कि बांग्लादेश में जिस तरह की इस समय एक्टिविटीज चल रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और हिंदुओं और हिंदू धर्मस्थलों के साथ जो वहां पर गतिविधियां की जा रही हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। इस दौरान एस जयशंकर और अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। 40 मिनट की इस बातचीत में तमाम कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं, सिखों और तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर इस बैठक में इस विषय को उठाया गया और बांग्लादेश सरकार को एक खास संदेश जरूर दिया गया। और अब हम बात करेंगे वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती।
वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। इसी बीच कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने विधेयक को चुनौती देते हुए न्यायालय में याचिका दायर की। आपको बता दें कि मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद हैं। मोहम्मद जावेद वक्फ को लेकर बनी जेपीसी के सदस्य भी रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों के साथ भेदभाव करने वाला है। इसके साथ ही यह संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत समानता के अधिकार, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म और धार्मिक गतिविधियों के पालन और प्रबंधन का अधिकार, अनुच्छेद 29 में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का हनन करता है। तो वक्फ संशोधन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सिंह जी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। वक्फ संशोधन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, अब इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इसका विरोध किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज, आपको बता दें कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा भारी हंगामे के बीच सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को तो पारित करा लिया और राष्ट्रपति को सिग्नेचर के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले लेगा और इस मसौदे को पूरी तरह से विपक्ष खारिज कर रहा था और विपक्ष कह रहा था कि जो उनके तरफ से सुझाव इसमें दिए गए हैं, जो सुझाव परिवर्तन के लिए उनके द्वारा लाए गए थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। और साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल का जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें बदलाव के सुझाव के प्रेजेंटेशन को भी विपक्षी सांसदों को नहीं दिखाया गया। ये उनकी शुरू से आपत्ति थी और संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में भी ये आपत्ति लगातार विपक्ष दर्ज कराता रहा और पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ वोटिंग को लेकर चर्चा में भी शामिल हुआ। अब सरकार के द्वारा जब इस बिल को पास करा लिया गया तो संशोधन जो वक्फ संशोधन बिल है उसके तरफ से अब कांग्रेस और समूचा विपक्ष चाहता था कि इसको लेकर वो बाहर की लड़ाई लड़े। अब संसद को संख्या बल के सहारे भले ही हार गए हों, लेकिन उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा था। कांग्रेस के सांसद जावेद तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उनके तरफ से याचिका दाखिल की गई है कि वक्फ संशोधन बिल जो संसद के द्वारा पास किया गया है, सरकार ने जो पास कराया है वो अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जाता है और उससे ऐसे प्राविधान किए गए हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के घर बार जमीन तमाम चीजें छीन सकती हैं और उनको उनसे बेदखल किया जा सकता है। इन दलीलों के आधार पर मोहम्मद जावेद के तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अब ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है, स्वीकार करने के बाद इस याचिका पर सुनवाई होती है। सुनवाई होने के दौरान क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को पार्टी बनाता है और नोटिस जारी करके सरकार के तरफ से जवाब भी दाखिल करने के लिए कहा जाता है। तो ये देखना होगा कि वक्फ संशोधन बिल जो पास हुआ है अब वो सुप्रीम कोर्ट में अटकता है या फिर बाहर से भी निकलने में कामयाब रहता है। फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश रहेगी, उनके तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश होंगे, जो भी तथ्य है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मसौदे पर मांगा जाएगा जवाब, उसका जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी सांसदों की तरफ से या अल्पसंख्यकों की तरफ से मोहम्मद जावेद ने याचिका दाखिल की है उनको राहत मिलेगी या फिर संसद की तरह ही सुप्रीम कोर्ट से भी उनको हार का सामना करना पड़ सकता है? मनोज, निश्चित रूप से जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये बिल पहुंच चुका है। इसके विरोध में याचिका दायर की गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है और यहां से भी याचिकाकर्ता को मुंह की खानी पड़ती है। फिलहाल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वक्फ संशोधन का जो बिल है अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अब हम बात करेंगे झोला छाप ले रहे जान, शुरू हुआ अभियान। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई है। इस दर्दनाक घटना से परिवार में कोहराम मच गया और स्वास्थ्य विभाग व पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। नोडल अधिकारी विरास यादव के निर्देश पर झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया, जबकि पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया।
घटना के बाद प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कई झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गए हैं और पुलिस व स्वास्थ्य विभाग अब इन अवैध क्लिनिकों पर बड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। तो अब इन अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई प्रचुर मात्रा हमारे अस्पताल में, जिला अस्पताल अयोध्या में एंटी रेबीज वैक्सीन प्रचुर मात्रा में है और रोजाना करीब 50-60 ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो कुत्ता या तो नाखून लगा दिया या काट लिया या बंदर के काटने से। यहाँ अयोध्या में बंदर भी काफी हैं, तो किसी भी मैमेल के काटने पे एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाने का प्रावधान है। तो हम लोग कोई ऐसा मरीज नहीं है जो आया हो मेरे अस्पताल में और बिना वैक्सीन लगाया गया हो। इवन 2 बजे के बाद भी कोई मामलों में हम लोग अस्पताल को खोल करके एंटी रेबीज वैक्सीन लगाए हैं। तो एंटी रेबीज वैक्सीन ना लगने की या ना मिलने की हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है और एवरेज करीब 1200 से लेकर 1500 तक के मरीज प्रति महीने यहाँ से वैक्सीन लगवा करके जाते हैं। मुझे एक फ़ोन के माध्यम से जो है सूचना प्राप्त हुई कि बंगाली डॉक्टर हैं बबराला में, जो कि पुलिस चौक के सामने गली में है। उनके यहाँ एक 2 साल की बच्ची मौत हो गई इंजेक्शन लगाने से। बच्ची जो है इटावा गाँव है, बबराला के पास में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले। तो जैसी खबर मिली उसके बाद सीओ साहब ने, नायब साहब और हमारे कोतवाल साहब, हम लोगों ने सामूहिक यहाँ निरीक्षण कर तो डॉक्टर को क्लिनिक को सील कर दिया है और शायद उनको जेल में भेजा जा रहा है। लड़की लेके आए थे, हंसी खुशी से आई है, खेलती हुई आई है। यहाँ पे इंजेक्शन लगाया इन्होंने, उसके बाद में 10 मिनट नहीं हुई है, चौराहे तक पहुँचा हूँ, उसके बाद में लड़की खत्म हो गई। फिर लेके आया हूँ यहाँ पे, तो बोल रहे हैं धड़कन चल रही है, डॉक्टर की दुकान पे ले जाइए। उन्होंने बताया है कि खत्म हो गई। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वेखौफ दबंग दहशत में दलित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वेखौफ दबंग दहशत में दलित। बादा में दबंगों के हौसले कुछ इस तरह बुलंद हैं कि पुलिस का भी कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। या कहें कि पैसा बोलता है, या यूं कहें कि पैसे के सामने पुलिस भी नहीं बोलती है। ऊपर से पुलिस का ही डंडा छीनकर अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त दबंगों ने मौके पर मौजूद पुलिस का डंडा छीनकर दलितों के साथ महज इसलिए पिटाई कर दी, इसलिए मारपीट की क्योंकि बस्ती के सामने से तेज रफ्तार में निकल रहे ट्रैक्टर को दलित बस्ती के लोगों ने थोड़ा धीमे चलाने के लिए कहा था। आपको बता दें, यह पूरा मामला इंदिरापुरवा थाना मटौंद का है, जहां बालू माफिया नीरज तिवारी के ट्रैक्टर को धीमा चलाने की बात कहने पर माफिया भड़क गए और अन्य लोगों को बुलाकर दलितों के साथ जमकर मारपीट की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ से डंडा छीनकर भी उनको पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद भी थाना मटौंद में सुनवाई नहीं होने पर करीब आधा सैकड़ा लोगों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि अवैध परिवहन व खनन का ये खेल वर्षों से थाना मटौंद व चौकी भूरागढ़ से पुलिस की संलिप्तता में खुलेआम चल रहा है। रात भर चौकी पुलिस बालू चोरों को संरक्षण देकर केन नदी से अवैध खनन करवा रही है। पिछले दिनों भी छोटापुरवा के कुछ किसानों ने अवैध खनन और केन नदी में बारी के अंदर से जबरन ट्रैक्टर निकालने को लेकर राजकुमार निषाद की शिकायत पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकारी बांदा से की थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई न होने से बालू चोरों के हौसले बुलंद हैं और खुलेआम रात भर अवैध खनन किया जा रहा है। मैं खड़ा था, मुझे मारपीट की। हाँ, किन लोगों ने मारपीट की? नीरज तिवारी। हाँ, और उसके अन्य भाई ने दबंगी से। आप लोगों ने मौके पर पुलिस बुलाया था? जी, मौके पर पुलिस बुलाई। पुलिस भी साथ में थी। पुलिस का डंडा ही लेके मुझे मारपीट की। हाँ, आप लोगों को पुलिस का डंडा लेके मारा? पुलिस क्या कर रही थी? कुछ नहीं बोली थी। अभी आप कप्तान साहब के पास गए थे, तब क्या हुआ? कप्तान साहब के पास गए थे, अभी बोल रहे थे कि तुम जाओ घर, इसके बाद 1 घंटे बाद हमारी डॉक्टरी होगी। काहे रो रही हो? कहाँ जाए हम? को का कहता है? ऐसे अच्छा कि उनके ट्रैक्टर इनके तरह आकर मर जानता है मन्नी। तो कौन है ट्रैक्टर वाले? राजकुमार है, घर का गांव का बालू माफिया, घर के बगल से रहता है। तो मारने की धमकी दी है? हाँ, कह रहा था कि बार बना लेना, तुम हमारे जाओ, तुम्हारे एक बार छोटा भाई कहा था हेमंत कि कुछ हुआ अगर कहूँ ट्रैक्टर हम आप फंस जाए तो तुम्हारे घर में घुस के मर गए। और अब हम बात करेंगे करोड़ों का इनकम टैक्स नोटिस उड़े होश।
बात कन्नौज की है। कन्नौज में किसान के ड्राइवर बेटे को करोड़ों का इनकम टैक्स नोटिस मिला है। बहरहाल नोटिस देख किसान के ड्राइवर बेटे के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि युवक को करीब 3 करोड़ 68 लाख रुपए का नोटिस मिला है। फिलहाल युवक इनकम टैक्स ऑफिस के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली में गाड़ी चलाने का काम करता है। वो चिबना मऊ क्षेत्र का रहने वाला है और सामान्य रूप से मजदूरी करने वाला, काम करने वाला ये व्यक्ति जिसको 3 करोड़ 68 लाख रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से व्यवस्था काम कर रही है। एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति जो मजदूरी करके, छोटी मोटी नौकरी करके घर का गुजारा करता है, उसके नाम 3 करोड़ 68 लाख रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस आया है। अब ये गड़बड़ी कहां से हुई, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ये जो पीड़ित व्यक्ति है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। और अब हम बात करेंगे एएमयू में ले एआई डिप्लोमा। आपको बता दें कि दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र एएमयू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई समेत साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग के डिप्लोमा जुलाई माह से शुरू किए जा रहे हैं। डिप्लोमा में प्रवेश लेने का तरीका काफी सरल है और प्रवेश शुल्क मात्र 14,000 रुपए है। यूजीसी के नियमों के अनुसार एएमयू सहित चुनिंदा विश्वविद्यालयों को सभी आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की अनुमति के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने चालू शैक्षणिक वर्ष से ऑनलाइन बीए, बीकॉम और ऑनलाइन एमए, एमकॉम डिग्री पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। आपको बता दें कि केंद्र के डायरेक्टर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी बताते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में भारत सरकार डिजिटल प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे रही है। इसे देखते हुए जुलाई सेशन से कुछ ऐसे डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं जिससे छात्रों को भारत समेत दुनिया में कहीं भी आसानी से नौकरी मिल सके। अब ये मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जिस डिस्टेंस प्रोग्राम्स के अपने यूनिवर्सिटी के जो ऑर्डिनेंसेस में इसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है, इसके अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैं और डिस्टेंस एजुकेशन को यूजीसी अपने कोर्सेज जो हम अप्लाई करते हैं उसे रिकॉग्नाइज करती है और उस कोर्सेज को ही हम लोग चलाते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी पूरी तरह इस बात की कोशिश करती है कि जिसका अप्रूवल हमें यूजीसी से मिले हम उसी कोर्स को चलाएं। अब आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम लोगों की प्लानिंग अब चल रही है कि जुलाई जो सेशन चलेगा उस सेशन में हम अपने डिस्टेंस एजुकेशन को और आगे बढ़ाएं, अच्छे अच्छे कोर्सेज लाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो जॉब में हैं उनसे इनको फायदा हो। अभी हमने ये प्लान किया है कि जुलाई में जो हमारा सेशन शुरू होगा वो जुलाई के सेशन में हम यहाँ पर 18 कोर्सेस ऐसे हैं जो डिस्टेंस मोड पर चलाएंगे और उसके बाद हमारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो हम लोग चला रहे हैं, वो 14 ऑनलाइन कोर्सेस हैं, उसको हम लोग लर्न करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जुलाई सेशन है उस सेशन में हमारे डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स सब एक साथ और एक अच्छे तादाद में अच्छे कोर्सेस के साथ शुरू होंगे। आपको ये बताना हम जरूरी समझते हैं कि आज के डे हम लोग जो डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं, डिजिटल ईयर कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिजिटल प्रोग्राम्स को ज्यादा एम्फेसिस करती है, उन सब चीजों को देखते हुए कि इसमें ज्यादातर लोगों के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम लोग ने इस बार ट्राई किया है कि हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज डिजिटल लेवल पे शुरू करें जिससे कि लोगों को जॉब मिल पाए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हम इस बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एक वो कोर्स है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप ये जानते हैं आज के जो है पूरा वर्ल्ड इसके लिए काम कर रहा है, इसलिए हमें भी जरूरत है कि हमें भी उस पर काम करना है और अपने बच्चों को ट्रेन करना है। हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर ट्रेन हो जाएंगे तो दुनिया किसी कोने में उसकी जगह मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। पूरी दुनिया एआई के लिए काम कर रही है। ऐसे में अगर छात्रों को एआई की शिक्षा देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं तो वो आसानी से दुनिया में कहीं भी नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि केंद्र में गरीब और छोटे घरों के छात्र ज्यादा आते हैं, इसलिए डिप्लोमा में प्रवेश फीस कम रखने का मकसद छात्रों पर आसानी से प्रवेश है। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में
1987 से दूरस्थ शिक्षा केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 19 कोर्स हैं, जिनमें 8,644 छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र में चलाए जा रहे कोर्सेज में प्रवेश लेने का तरीका सरल है, जिसका विवरण केंद्र की वेबसाइट पर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।